स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 15 सितंबर 2008 ये वो समय था जब कुछ समय से विवादों में घिरी अमेरिकन ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म लेमन ब्रदर्स ने अपनी बैंकरप्सी की घोषणा कर दी। इसके पहले लगभग 150 साल पुरानी ये संस्था यूएस की 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ करती थी और जिसके दुनिया भर में 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज थे। इसके ठीक बाद यानी 25 सितंबर 2008 को वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की लार्जेस्ट सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन हुआ करता था, वो भी खुद को डिफंक्ट घोषित कर देता है। वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक का यूं डिफंक्ट होना अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लोजर था, क्योंकि उस समय तक ये अमेरिका का 6th लार्जेस्ट बैंक हुआ करता था। दोस्तों, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में डिफंक्ट उस कंडीशन को कहा जाता है जब कोई पब्लिक या प्राइवेट कंपनी या तो बैंकरप्ट हो जाती है या उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन 2008 में शुरू हुआ ये इकोनॉमिक डिजास्टर यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि लेमन एंड वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक के कोलैप्स ने एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया था, जिसके चलते एक एक करके धीरे धीरे पूरा यूएस बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट सिस्टम फेल होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी को मिल रहे सेटबैक से वर्ल्ड वाइड स्लोडाउन की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे 1930 के बाद सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन माना जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट से दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन, जॉब कट्स और रिसेशन देखने को मिल रहे थे। कहा जाता है कि साल 2008 में यूएस से शुरू हुए इस GFC यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत एक रेगुलेटरी फेलियर और लैक्स पॉलिसी की वजह से हुई थी। लगभग 2004-05 से ही अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने क्लाइंट्स को अनसिक्योर्ड रिस्क और रिस्की होम लोन्स ऑफर कर रहे थे, जिसके चलते अमेरिकन इकोनॉमी में एक रियल एस्टेट बबल फॉर्म हो गया था। जैसे ही ये बबल सक्सेसिव लोन डिफॉल्ट्स के चलते फूटा, वैसे ही टू बिग टू फेल माने जाने वाले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पानी में कागज की कश्ती की तरह डूब गए। हालांकि आज इस चैप्टर को एक दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। यूएस समेत पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इस फाइनेंशियल क्राइसिस के आफ्टरमैथ से उभर आई है, लेकिन शायद एक बार फिर यूएसए में वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जो 2004 से 2008 के बीच देखने को मिला था। दरअसल एक बार फिर यूएस में एक एक करके बैंक्स फेल होने लगे हैं और इस बार भी इसके पीछे का कारण इन बैंक्स के गलत फैसले और यूएस इकोनॉमी के पुअर रेगुलेशंस और पॉलिसी को बताया जा रहा है। इसके चलते बीते एक हफ्ते में यूएसए के 2 बैंक्स, सिलिकॉन वैली बैंक SVB और सिग्नेचर बैंक पर वहां की अथॉरिटीज द्वारा ताले लगा दिए गए हैं। ऐसे में मैं और आप ये सोच सकते हैं कि क्या फिर से 2008 जैसे ही एक इकोनॉमिक रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है, और इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को खंगालने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए हम यूएस में हो रहे करंट बैंक्स फेलियर के पीछे के कुछ रीजंस को समझेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस ट्विन बैंक कोलैप्स से ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट्स होंगे। लेकिन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 1983 में स्टार्ट हुआ कैलिफोर्निया बेस्ड SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स को फंड करने के फोकस से सेटअप किया गया था, जहां यूएस वेंचर कैपिटल बैक्ड स्टार्टअप्स में से लगभग आधे स्टार्टअप्स SVB के साथ ही बिजनेस में एसोसिएटेड थे। और कोई छोटे स्टार्टअप्स नहीं, बल्कि शॉपिफाई और पिंटरेस्ट जैसे रिनोन्ड स्टार्टअप्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पर वेंचर कैपिटल क्या होता है? ये एक तरह की प्राइवेट फाइनेंसिंग को कहा जाता है, जहां एक फर्म या इंस्टीट्यूट किसी स्टार्टअप या अर्ली स्टेज कंपनी को उसके अंदर मौजूद ग्रोथ पोटेंशियल के आधार पर फंड करती है। और स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने के साथ साथ SVB हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड किया करता था। ऐसे में 31 दिसंबर 2022 को SVB के पास $212 बिलियन के एसेट्स थे, जिसकी वजह से ये यूएस का 16th लार्जेस्ट बैंक था। पर फिर SVB का ये हाल हुआ कैसे? तो हुआ यूं कि 9 मार्च को SVB फाइनेंशियल ग्रुप ने अपने $2.25 बिलियन के शेयर्स की सेल के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट करी। साथ ही ये भी बताया गया कि वो अपने पोर्टफोलियो में से $21 बिलियन की सिक्योरिटी सेल कर चुका है। कंपनी के अनाउंसमेंट में ये भी क्लियर किया गया कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट सेल में उसे आफ्टर टैक्स $1.8 बिलियन का मैसिव लॉस उठाना पड़ा है। और फिर क्या था? इस खबर के मार्केट में आते ही अचानक SVB बैंक से डिपॉजिट विड्रॉज का सिलसिला शुरू हो गया। SVB की डिपॉजिटर्स जल्द से जल्द अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल लेना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया। इसके चलते जहां एक समय में SVB के शेयर्स अपने 52 वीक हाई पे ऑलमोस्ट $600 पर शेयर के रेट पर ट्रेड कर रहे थे, वहीं लास्ट फ्राइडे के प्री मार्केट सेशन में इनके रेट्स
$40 पर शेयर पे आ गया। लेकिन एसवीबी तो बस एक शुरुआत थी। 2001 में एस्टैब्लिश हुआ सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो कंपनीज, रियल एस्टेट और लीगल इंडस्ट्रीज के बीच काफी पॉपुलर था। सिग्नेचर बैंक की खासियत ये थी कि वो अपने क्लाइंट्स के डिजिटल एसेट के लिए डिपॉजिट सर्विसेज प्रोवाइड किया करता था। इसकी 40 ब्रांचेस थी और 2022 के एंड तक इसके पास कुल $110.36 बिलियन के एसेट्स और $88.59 बिलियन के डिपॉजिट्स मौजूद थे। एसवीबी पर ताले लगने के 3 दिन के अंदर ही न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक ने भी ये अनाउंस कर दिया कि वो कंज्यूमर्स और फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बंद किया जा रहा है। जिसके बाद लास्ट संडे को सिग्नेचर बैंक को भी न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ने टेक ओवर कर लिया और इन बैंक से सभी तरह के विड्रॉज पर टेम्परेरी रोक लगा दी गई। हालांकि यूएस फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने प्रेस रिलीज में ये बताया कि सिग्नेचर और सिलिकॉन वैली बैंक दोनों के डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है। पर चिंता की बात यह है कि 2008 के वॉशिंगटन म्यूचुअल के बाद ये यूएस हिस्ट्री का सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट बैंक फेलियर है और वो भी एक हफ्ते के अंदर। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार 2008 की क्राइसिस की तरह कोई लोन डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क की कंडीशन नहीं है, बल्कि इस बार कहानी कुछ अलग है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ क्यों इन दोनों बैंक्स को बंद करने की नौबत आ गई। यूएस में क्रिएट हुई इस बैंक कोलैप्स कंडीशन के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत से मल्टी डायमेंशनल रीजन जिम्मेदार हैं, जिनके चलते ये बैंक्स एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। आइए इस घटनाक्रम को समझते हैं। इसके लिए हमें एक टाइमलाइन पे चलना होगा। तो देखिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएस में बैंकिंग रेगुलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया, जिसके चलते नेशन के बिगेस्ट बैंक्स पर स्ट्रिंजेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट कर दिए गए। यानी अब उन्हें किसी भी मूवमेंट ऑफ क्राइसिस की स्थिति में खुद को तैयार रखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करने जरूरी होंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक शेड्यूल्ड बैंक्स को सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन रखना होता है और सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसकी मदद से आरबीआई हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को रेगुलेट करती है। सीआरआर किसी बैंक के टोटल डिपॉजिट का एक शेयर होता है जो आरबीआई किसी फ्लोटिंग रेट यानी समय समय पर बदलते रेट के साथ लिक्विड कैश के रूप में अपने पास मेंटेन करके रखता है। बहरहाल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से सीख लेते हुए यूएस रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने बड़े बैंक्स को अपने लेंडिंग बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड रखने के लिए भी कुछ रेगुलेशन बनाए। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक और उसके साइज के दूसरे बैंक्स पर यह रेगुलेटरी ओवरसाइट अप्लाई नहीं होते थे, जिसका कारण है 2018 का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किया गया बिल, जिसने ज्यादातर रीजनल बैंक्स को अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इन रेगुलेटरी स्क्रूटनी से आजादी दे दी थी। उस समय प्रेसिडेंट के इस कदम को सिलिकॉन वैली बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ग्रेग बेकर से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। ऐसे में किसी भी शॉक या इंस्टेंट नीड से बचने के लिए इन बैंक्स को कम कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था। उस समय ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि एक रिस्क वेटेड स्टेप है। अब इसमें रिस्क तो था, लेकिन इन बैंक्स को इस तरह की ऑटोनॉमी मिलने से फास्टर ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन में भी मदद मिल सकती थी और इनिशियली हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो देखिए, कोविड के दौरान जब सारी दुनिया रिसेशन और स्लोडाउन की ओर बढ़ रही थी, तब टेक बेस्ड स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो होने लगे। ऐसे में क्योंकि एसवीबी जैसे बैंक्स जिन्होंने स्टार्टअप्स और टेक बेस्ड कंपनीज में हेवली इन्वेस्ट किया हुआ था और जिसके सिलिकॉन वैली में हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स मौजूद थे, वहां उनके कस्टमर डिपॉजिट्स बढ़ने लगे, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा बढ़ा तो उन्होंने अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करना चालू कर दिया। अब रिपोर्ट्स की माने तो 2019 के एंड में एसवीबी में कुल $61.76 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। वहीं 2021 के स्टार्टअप फंडिंग बूम के दौरान एसवीबी में ये डिपॉजिट्स बढ़कर $189.20 बिलियन तक पहुंच गए थे। हालांकि उस समय तेजी से एसवीबी के डिपॉजिट्स तो बढ़ने लगे, लेकिन उतनी तेजी से एसवीबी इन डिपॉजिट्स को प्रॉफिटेबल लोन प्रपोजल में कन्वर्ट नहीं कर पाया। साथ ही कोविड के अनरिलायबल कंडीशंस में एसवीबी के पास इस एक्सेस डिपॉजिट को इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेजरी या लॉन्ग टर्म बॉन्ड से बेहतर कोई विकल्प मौजूद ही नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी किसी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है, जो शॉर्ट टर्म में भले ही ऊपर या नीचे जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमेशा फायदे का सौदा रहती हैं और सेफ भी होती हैं। ऐसे में एसवीबी ने 2022 के एंड तक $91.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर दिया था, जिनमें से 97% बॉन्ड की मैच्योरिटी ड्यूरेशन 10+ ईयर्स की थी। लेकिन इसी बीच एसवीबी के सामने एक डबल थ्रेट खड़ा हो गया। कोविड के बाद रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन के साथ साथ यूएस में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा, जिसका एक बड़ा कारण रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वर्ल्ड वाइड राइजिंग फ्यूल एनर्जी प्राइसेस भी थे,
जिसके चलते डॉलर की गिरती वैल्यू और राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट एग्रेसिव वे में इंक्रीज होने लगे और एसवीबी की मुश्किलें बढ़ने लगी। दरअसल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फेड ने अपने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ाए। जहां 2022 की शुरुआत में ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 0.5% से भी कम थे, वहीं मार्च 2023 तक ये बढ़कर 5.25% तक पहुंच चुके थे। ऐसे में जब हायर इंटरेस्ट रेट के साथ ही नए बॉन्ड्स मार्केट में आए तो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो रिलेटिवली लेसर यील्ड ऑफर कर रहे थे मार्केट के लिए अनअट्रैक्टिव हो गए। साथ ही ऐसी कंडीशंस में इन लो यील्ड वाले बॉन्ड्स को मार्केट में बेचना एक घाटे का सौदा था, क्योंकि आज हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इशू किए गए बॉन्ड्स के कंपैरिजन में प्रीवियस बॉन्ड्स कम इंटरेस्ट पे कर रहे थे। इसी ने एसवीबी के लिए समस्याएं खड़ी करनी शुरू कर दी। असल में कोविड के बाद के स्लोडाउन और यूएसए के राइजिंग इंटरेस्ट रेट के बीच एसवीबी के स्टार्टअप और टेक सेंट्रिक कंपनीज बेस्ड क्लाइंट्स के लिए मार्केट से पैसा उठाना मुश्किल हो गया था। राइजिंग फेड इंटरेस्ट रेट्स के बीच इन कंपनीज को मिलने वाली फंडिंग लगातार कम होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक से अपने डिपॉजिट्स को निकालना चाहा, लेकिन लोअर कैश रिजर्व की वजह से एसवीबी के लिए उसके कस्टमर की डिमांड पूरी कर पाना मुश्किल हो गया। इसी बीच मार्च के पहले हफ्ते में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने एसवीबी की गिरती फाइनेंशियल लिक्विडिटी को देखते हुए उसकी रेटिंग्स डाउनग्रेड कर दी, जहां मूडीज ने उसकी रेटिंग को A3 से गिराकर Baa1 विद नेगेटिव बताया। मूडीज से नई लेसर क्रेडिट रेटिंग मिलने के बाद एसवीबी ने अपनी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए घाटे में ही सही लेकिन अपने बॉन्ड्स को बेचने का फैसला कर लिया। लेकिन एसवीबी की उम्मीद के उलट जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली, एसवीबी डिपॉजिटर्स आनन फानन में अपना पैसा निकालने लगे और कारण बड़ा साफ था। जनता जानती थी कि कोई भी बैंक अपने बॉन्ड्स तब तक घाटे में नहीं बेच सकता जब तक कि उसे कैश क्रंच या सॉल्वेंसी इश्यूज की इमरजेंसी ना हो। ऐसे में फाउंडर्स फंड, कोएशल मैनेजमेंट, यूनियन स्क्वायर वेंचर्स और फाउंडर कलेक्टिव जैसे प्रोमिनेंट वेंचर कैपिटलिस्ट ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनीज को अपना पैसा एसवीबी से विड्रॉ कर लेने की सलाह दी, जिसके बाद मार्केट में पैनिक और ज्यादा बढ़ गया। और जब ऐसा हुआ तो एक ही दिन में एसवीबी फाइनेंशियल के शेयर्स के प्राइसेस 60% से ज्यादा गिर गए। अब देखिए, आज के टेक बेस्ड वर्ल्ड में हम आसानी से सिर्फ कुछ क्लिक से अपना पैसा यहां से वहां कर सकते हैं और सिलिकॉन वैली जैसे टेक डोमिनेंस वाले रीजन में बैठा यह बैंक इसी टेक्नोलॉजी का शिकार भी हुआ। दरअसल इससे पहले कि एसवीबी कुछ क्लैरिफिकेशन या कस्टमर अपीजमेंट कर पाता, उसका कैश रिजर्व खाली हो चुका था और इससे बैंक रन की सिचुएशन खड़ी हो गई। बैंक रन क्या है? बैंक रन उस सिचुएशन को कहते हैं जब लार्ज ग्रुप ऑफ डिपॉजिटर्स बैंक्स इंसॉल्वेंसी फियर की वजह से अपना पैसा एक साथ विड्रॉ कर लेते हैं। इतने सारे लोगों के एक साथ अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर लेने से बैंक में कैश क्रंच आ जाता है, जिसके चलते उसमें एक लिमिट के बाद विड्रॉ करने के लिए पैसा ही नहीं बचता। नतीजा ये होता है कि बैंक अपने पेमेंट्स डिफॉल्ट कर देता है और ऐसे में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह बैंक सच में इंसॉल्वेंट हो जाता है। ये सारा इशू किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उसके कस्टमर्स के लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस से शुरू होता है और इसी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ने एसवीबी के बाद सिग्नेचर बैंक को अपना शिकार बना लिया। असल में जैसे ही एसवीबी कोलैप्स हुआ, सिग्नेचर बैंक जो इसी तरह के टेक बेस्ड वेंचर्स को क्रिप्टो बैक्ड सर्विसेज प्रोवाइड कराता था, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को लेकर भी उसके कस्टमर्स पे पैनिक फैल गया। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिग्नेचर बैंक के इस क्राइसिस का एक बड़ा कारण उसका क्रिप्टो सेंट्रिक होना भी है, क्योंकि अभी मार्च के पहले हफ्ते में ही यूएस के एक और क्रिप्टो सेंट्रिक बैंक सिल्वरगेट ने अपने बिजनेस को वाइंड ऑफ किया है। ऐसे में बीते हफ्ते से ही सिग्नेचर बैंक को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। ऐसे में एसवीबी क्राइसिस की आग का नतीजा ये हुआ कि एसवीबी के कॉन्टेजियन इफेक्ट के चलते कस्टमर्स पैनिक में आकर सिग्नेचर बैंक से भी अपना पैसा विड्रॉ करने लगे। एक साथ इतने सारे डिपॉजिटर्स द्वारा अपने डिपॉजिट्स विड्रॉ कर लेने से यहां भी बैंक रन की सिचुएशन खड़ी हो गई। लेकिन यहां सिचुएशन अधिक बिगड़ने से पहले ही रेगुलेटरी बॉडीज ने पब्लिक अनाउंसमेंट करके सिग्नेचर बैंक की कमान अपने हाथ में ले ली। दोस्तों, इन दोनों बैंक्स की कंडीशन इसलिए भी क्रिएट हुई क्योंकि ये बैंक्स लार्जली अनरेगुलेटेड थे। यही कारण है कि भले ही ऑन पेपर एसवीबी और सिग्नेचर बैंक रेगुलेटरी बैंक रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करते थे, लेकिन उनके पास एसेट्स कॉम्पोजिशन इंडस्ट्री एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं थे। फॉर एग्जांपल, सिग्नेचर में उसके एसेट्स का महज 5% ही कैश के फॉर्म में उपलब्ध था, जबकि एसवीबी में कैश डिपॉजिट्स उसके एसेट्स का महज 7% थे। बावजूद इसके कि इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस 13% मेंटेन करने की है, वहीं एसवीबी के लगभग 55% एसेट्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पार्क थे, जबकि इंडस्ट्री एवरेज लगभग 24% है। ऐसे में इन बैंक्स का फेलियर महज एक संयोग नहीं था, बल्कि ये टिकिंग टाइम बॉम्ब्स ही थे जिनको कभी ना कभी ब्लास्ट होना ही था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बैंक कोलैप्स के इफेक्ट्स क्या होंगे और किस तरह ये कोलैप्स यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करेंगे।
दोस्तों, इन बैंक्स के क्लोजर के साथ ही फेडरल रिजर्व, द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में ये डिक्लेयर किया कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक दोनों के ही डिपॉजिटर्स के $250,000 तक के डिपॉजिट्स पूरी तरह लीगली इंश्योर रहेंगे। लेकिन सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप टेक कस्टमर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे क्लाइंट्स के बैंक डिपॉजिट्स $250,000 से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिलिकॉन वैली बैंक के 90% डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड हैं। हालांकि एफडीआईसी के मुताबिक इस लिमिट से ज्यादा के अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स के लिए रिसीवर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे एसवीबी के एसेट्स को लिक्विडेट करके चुकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर एसवीबी के इन्वेस्टमेंट्स जो ऑलरेडी लॉस में हैं उन्हें लिक्विडेट कर भी दिया जाए तो भी डिपॉजिटर्स के पैसे लौटाना काफी मुश्किल होगा। ऐसे में ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस प्रोसेस से डिपॉजिटर्स का कितना पैसा रिकवर हो पाता है। क्योंकि एसवीबी के ज्यादातर क्लाइंट्स स्टार्टअप ही थे, इसलिए इनमें से ज्यादातर कंपनीज को अपने अपने एम्प्लॉइज के पेरोल्स, बिल्स पे और दूसरे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए फंड की जरूरत तो है ही। साथ ही यूएस की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ ये जॉब मार्केट के लिए भी एक बड़ा झटका है। मगर उससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि इस बैंक क्लोजर या बैंक रन सिचुएशन का केवल लोकलाइज इफेक्ट ही नहीं बल्कि लार्ज स्केल ग्लोबलाइज इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा है। उदाहरण के लिए यूएस के ट्विन बैंक कोलैप्स के चलते एशिया और यूरोप में भी बैंक शेयर्स में स्लंप देखने को मिल रहा है। जापान के टॉपिक्स बैंक का शेयर इंडेक्स 7% से भी ज्यादा गिर गया, जो कि कोविड के बाद इसका पहला इतना बड़ा सिंगल डे स्लंप है। वहीं स्पेन के सैंटेंडर और जर्मनी के कॉमर्स बैंक के शेयर्स में भी 10% की डाइव देखने को मिली। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉक्स ने अपने $465 बिलियन की मार्केट वैल्यू लूज कर दी है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स ये भी आशंका जता रहे हैं कि यदि इस बैंक कोलैप्स से वैसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स की चेन रिएक्शन शुरू हो गई जैसी 2008 के रिसेशन के दौरान देखने को मिली थी तो मामला बिगड़ सकता है। ऐसे में आप सब सोच रहे होंगे कि क्या भारत में भी इसका कोई इंपैक्ट होगा, तो उसको भी जानते हैं। दोस्तों, हालांकि इस मुद्दे पर अब तक इंडियन गवर्नमेंट या फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया पर यूएस में हुए इस बैंक कोलैप्स का कंटेजियन इफेक्ट का असर काफी लिमिटेड होगा। एंड द रीजन इज कि इंडियन बैंक्स का एक्सपोजर यूएस लेंडर्स की तरह मिनिमल है। असल में 2022 में आरबीआई द्वारा रिलीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इंडियन डोमेस्टिक बैंक्स बेटर रेगुलेशन की वजह से सीवियर स्ट्रेस सिनेरियोज में भी क्रेडिट रिस्क या मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से डील करने में सक्षम है। साथ ही डोमेस्टिक बैंक्स के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी सितंबर 2022 में अपने 7 ईयर लो लेवल पर केवल 5% ही थे। ऐसे में इंडियन बैंकिंग सिस्टम किसी भी तरह के ग्लोबल इश्यूज से निपटने में सक्षम है, एटलीस्ट अभी के लिए तो है। लेकिन ये बात सच है कि कुछ इंडियन टेक बेस्ड स्टार्टअप्स और आईटी फर्म्स पर इसका असर देखने को मिलेगा। खासतौर पर इंडियन इन्वेस्टर्स और सैस स्टार्टअप्स यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करने वाले स्टार्टअप्स यूएस बैंक के इस पूरे घटनाक्रम से काफी चिंतित हैं। इसका कारण यह है कि जब 2011 में भारत में स्टार्टअप कल्चर एस्टैब्लिश होना शुरू हुआ था, तब एसवीबी ने भारत के बहुत से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था। फॉर एग्जांपल, इन स्टार्टअप्स में मोस्ट नोटेबल पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन में भी एसवीबी ने $1.7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी। हालांकि बाद में एसवीबी ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी थी। साथ ही एसवीबी के इंडियन पार्टनर्स में स्नैपडील, ब्लूस्टोन और कार वाले जैसे नाम भी शामिल हैं। और तो और एसवीबी इंडियन स्टार्टअप्स को यूएसए में बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के बैंक अकाउंट खोलने और फर्म के तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करने की इजी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने में एसवीबी ने एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था, जो शायद आगे भी बरकरार रहता अगर ये कोलैप्स ना होता। लेकिन इस क्राइसिस ने इस इक्वेशन को भी चेंज कर दिया, क्योंकि इस कोलैप्स का भारत और उसके जैसे इमर्जिंग मार्केट्स पे काफी बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इस मार्केट डिस्टेबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट के बजाय कैपिटल सेफ्टी को प्रायोरिटी दी, तो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में कैपिटल फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जबकि न्यू इंडिया में इंडियन टेक स्टार्टअप्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी इन्वेस्टर से मिलने वाली इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। साथ ही इन अनस्टेबल कंडीशंस में इंडिया के लिए अपने एस्पिरेशनल प्रोग्राम्स को फंड करना भी मुश्किल होगा। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि यूएसए ने भी इस इशू को संभालने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान यूएस गवर्नमेंट और फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटीज की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्होंने क्राइसिस के इनिशिएट हो जाने के बाद भी
कोई प्रॉम्प्ट एक्शंस नहीं लिए थे। साथ ही उनके द्वारा लिए गए स्टेप्स इतने कॉम्प्लेक्स और ओल्ड स्कूल थे कि उसने वक्त रहते सिचुएशन को संभाला नहीं था, जिसके चलते पहले इसने यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। लेकिन इस बार अपनी भूल से सबक लेते हुए यूएस गवर्नमेंट एक्शन मोड में आ गई और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर्स ले रही है। सबसे पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अमेरिकन्स को रीएश्योर करते हुए ये प्रेस रिलीज दी कि उनका पैसा बैंक्स में सेफ है। साथ ही इन दो बैंक्स के कोलैप्स होने की वजह से बढ़ रहे मार्केट पैनिक को देखते हुए अपने फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाने और बैंकिंग सेक्टर को रीएश्योर करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की ओर से फेडरल रिजर्व ने एक ब्रॉड इमरजेंसी लेंडिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत बैंक्स को पोटेंशियल रश ऑफ कस्टमर विड्रॉल से बचाने और पैनिक में बॉन्ड सेल से बचाने के लिए फेड से कोलेट्रल के अगेंस्ट डायरेक्ट मनी बोरो करने की परमिशन दे दी गई है। इस प्रोग्राम के अंडर फेड्स बैंक, क्रेडिट यूनियंस और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1 साल तक के लिए लोन्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ ये इंस्टीट्यूशंस ट्रेजरीज और दूसरे गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स को कोलेट्रल रखकर मार्केट रेट से जस्ट 0.1 परसेंटेज पॉइंट्स हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही इस लेंडिंग प्रोग्राम का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोविजन ये है कि यहाँ पर फेड बॉन्ड्स के फेस वैल्यू के अगेंस्ट ही लेंड करेगा, न कि हायर इंटरेस्ट रेट के बीच बॉन्ड्स के गिरे हुए मार्केट वैल्यू पर। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिसंबर 2022 में रिलीज FDIC यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस बैंक्स द्वारा हेल्ड ट्रेजरीज और दूसरे सिक्योरिटीज ने अब तक $620 बिलियन के अनरिलीज लॉसेस स्टॉक कर लिए थे। ऐसे में यदि मार्केट पैनिक की वजह से यूएस बैंक्स को इन सिक्योरिटीज को आनंद फानंद में बेचना पड़ा तो यूएस बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स होने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यूं तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रैशनली देखा जाए तो यूएस फेड का ये स्टेप बैंक फेलियर के किसी भी कंटेजियन इफेक्ट को रोकने में काफी होगा। लेकिन अक्सर इस तरह की क्राइसिस को स्प्रेड करने में रैशनैलिटी नहीं बल्कि मार्केट और कस्टमर का इरेशनल फियर की रोल प्ले करता है। इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी प्रेस रिलीज के समय ये कसम खाई कि इस बैंकिंग क्राइसिस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शंस लेंगे। लेकिन करंट यूएस बैंक डेटा ये दिखाता है कि यूएस बैंक्स के $1 ट्रिलियन से ज्यादा के डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड हैं, जिसका मतलब है कि शायद यूएस बैंकिंग क्राइसिस अभी समाप्त नहीं हुई है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई यूएसए अपनी समस्या को वक्त रहते सुलझा पाता है या फिर एक बार फिर 2008 जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस हम सबका वेट कर रही है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, India was insulated from the 2008 global financial crisis because India has got limited exposure to the US mortgage market. In the wake of recent US bank collapse, examine if India is still insulated from such shock. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 16 मार्च है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ।